नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे एक जनरल अवेयरनेस वाली टॉपिक है, व्हाट हैपेंस टू योर एफडीज व्हेन द बैंक फेल्स। मान लीजिए आपका किसी बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट है एक ह्यूज अमाउंट का, और एक दिन सुबह आपको यह पता चलता है किसी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से या फिर फाइनेंशियल ब्रेकडाउन की वजह से या मैनेजमेंट की गलत एक्टिविटीज की वजह से वो बैंक फेल हो जाता है। तो आपके जो डिपॉजिट्स है क्या वो सेफ है, या इंडिया में कौन कौन से बैंक्स में डिपॉजिट करने से आपकी जो डिपॉजिट्स सेफ है, वो सारी चीजें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ साथ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के बारे में भी देखेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में वेरी मच इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ सम कॉमन क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिगार्डिंग, कुछ कॉमन डाउट्स रहते हैं हमेशा लोगों का, वो भी हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों। ए सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट टू द डिपॉजिट इंश्योरेंस एक्ट पास्ड इन द मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, रिसेंटली पार्लियामेंट का मानसून सेशन हुआ था, इसमें अमेंडमेंट टू द डिपॉजिट इंश्योरेंस एक्ट पास हुआ था। अब ये डिपॉजिट इंश्योरेंस एक्ट है, ये 1961 का एक्ट है। इस पर कुछ अमेंडमेंट्स लाया गया है। देखिए, पहले क्या होता था, अगर आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हैं, कितने भी हो, उसमें से 1 लाख रुपए, बेसिकली 1 लाख रुपीज जो है इंश्योर्ड रहेगा। ये डिपॉजिट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर लिखा हुआ था। मतलब अगर ये बैंक कोलैप्स हो जाता है किसी भी कारण से, तो आपको 1 लाख रुपए आपके डिपॉजिट्स में से 100% मिलेगा। ये था डिपॉजिट इंश्योरेंस एक्ट 1961 के अंदर। अब रिसेंटली इसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाया गया। इसमें क्या बोला है कि ये जो 1 लाख को अपग्रेड करके 5 लाख किया है। समझ गए? मतलब आपके बैंक अकाउंट में जितने भी डिपॉजिट्स है उसमें से 5 लाख तक इंश्योर्ड रहेगा। एक बात आपको ध्यान देना है कि ये जो 5 लाख है इंक्लूडिंग प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है। ठीक है, मतलब ये नहीं बोल सकते मेरा प्रिंसिपल इतना है फिर इंटरेस्ट और भी आता है, ये कुछ नहीं, सब मिलजुला के आपको 5 लाख दिया जाएगा। ऐसा नहीं आपके बैंक अकाउंट में 3 लाख है आपको 5 लाख मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख से ज्यादा पैसे हैं, अगर वो बैंक कोलैप्स हो जाता है तो आपको 5 लाख मिल जाएगा वापस। द ओवरऑल इंश्योरेंस अमाउंट ऑफ ₹5 lakh includes both principal and interest. The move is expected to cover 98.3% of total number of accounts. देखिए, पूरे देश में 98.3% बैंक अकाउंट्स इस स्कीम के अंदर कवर हो जाएगा एंड 50.9% ऑफ द वैल्यू ऑफ टोटल डिपॉजिट्स भी कवर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये इंश्योरेंस कौन देगा? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करेगा, राइट? 1978 में डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मर्ज होकर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन सेटअप हुआ था। इसके लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट भी पास किया था, वो है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961। ये सारी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि DICGC जो है दोस्तों पिछले कई महीनों से न्यूज में रहा है। इसके बारे में 100% आपको आइडिया होनी चाहिए। इट सर्व्स एज अ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी फॉर बैंक्स इन इंडिया एंड इट इज ए फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ एंड इज गवर्न बाय RBI। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है ये जो DICGC है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये प्रीमियम कितना चार्ज करता होगा, क्योंकि इतने सारे डिपॉजिट्स को ये इंश्योर करता है। इसका प्रीमियम देखिए केवल 10 पैसे पर 100 ऑफ डिपॉजिट्स हेल्ड बाय ए बैंक। हर 100 रुपये में 10 पैसे। द प्रीमियम पेड बाय इंश्योर्ड बैंक्स। अब आप ये सोच रहे होंगे ये प्रीमियम जो है हर 100 रुपये में 10 पैसे जो देना है, ये कौन पे करेगा? ये डिपॉजिटर्स को पे नहीं करना है दोस्तों। ये जो प्रीमियम पे करेगा कंसर्न बैंक्स, राइट? अब देखिए, द प्रोटेक्शन कवर ऑफ डिपॉजिट्स इन इंडियन बैंक्स थ्रू इंश्योरेंस इज अमंग द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। देखिए, इस तरह की इंश्योरेंस स्कीम, मतलब डिपॉजिट्स के ऊपर इंश्योरेंस स्कीम कई देशों में है, पर मैक्सिमम कंट्रीज में जो है जो प्रीमियम रेट है इंश्योरेंस का वो ज्यादा है। ये जो प्रीमियम रेट है ना 10 पैसे पर 100 रुपया, ये सबसे कम है दुनिया में जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करते हैं, राइट? अब दोस्तों, इन्वेस्टर्स ऑफ विच बैंक्स आर कवर्ड अप टू ₹5 लाख। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ऑल कमर्शियल बैंक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इसमें तो मैक्सिमम बैंक्स कवर हो जाएगा। पब्लिक सेक्टर बैंक्स मतलब जितने नेशनलाइज बैंक्स है, लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एक्सेट्रा। प्राइवेट सेक्टर बैंक मतलब जो ICICI, HDFC, एक्सिस, ये सब प्राइवेट सेक्टर बैंक है। मतलब ये सारे बैंक्स बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आता है। इन बैंक्स में जितने डिपॉजिट है वो कवर्ड है।
दूसरा है रीजनल रूरल बैंक्स। अब ये क्या है, RRBs, ये बेसिकली रूरल एरिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन लाने के लिए सेटअप किया था। RRBs बोलते हैं, ये हर स्टेट में रहते हैं। ग्रामीण बैंक भी बोलते हैं इसको, ग्रामीण बैंक, ठीक है। ये RRBs का ओनरशिप भी कलेक्टिव रहता है, मतलब थोड़ा सा पर्टिकुलर स्टेट के पास रहता है, थोड़ा कोई नेशनलाइज बैंक के साथ इनका टाइप रहता है, तो इसी तरह रहता है। बस अब यही ध्यान दीजिएगा कि RRB भी कवर्ड है। RRB में जितने डिपॉजिट्स है वो भी स्कीम में कवर्ड है। ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, फॉर एग्जांपल सिटी बैंक, HSBC, ये सब फॉरेन बैंक्स हैं, इनके इंडियन ब्रांचेस हैं। इन इंडियन ब्रांचेस में भी आपने पैसे डाल रखा है, वो भी कवर्ड है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या होते हैं दोस्तों? देखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स मतलब एज द नेम इंडिकेट्स स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए जो लोन देना, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए जो लोन देना, छोटे मोटे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, लोन देना, ये सब स्मॉल फाइनेंस बैंक का काम है। एग्जाम्पल जना बैंक आपने सुना होगा, IPL वगैरह में इनके स्पॉन्सरशिप वगैरह था। और ESAF आपने सुना होगा, ESAF बैंक, और एक उज्ज्वला, शायद उज्ज्वला करके एक बैंक है, ये सब स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ठीक है। छोटे मोटे लोन्स देते हैं, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, तो ये भी कवर्ड है। पांचवा है स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। देखिए, कोऑपरेटिव बैंक्स आपने सुना होगा। कोऑपरेटिव बैंक्स दो लॉ के अंदर आता है, दो एक्ट के अंदर काम करते हैं। एक है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट और एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। एक टाइम तक ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स का मॉनिटरिंग RBI नहीं करता था, पर जब ये कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर कई सारे घोटाले हो गया, कई सारे स्कैम्स रिपोर्ट हो गया, इसके बाद RBI इसको मॉनिटर करते हैं आजकल, ठीक है। तो स्टेट लेवल कोऑपरेटिव बैंक्स में भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव बैंक्स में भी, अर्बन लेवल कोऑपरेटिव बैंक्स में भी जितने डिपॉजिट्स है वो भी इस स्कीम के अंदर कवर्ड है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कवर्ड नहीं है इस स्कीम के अंदर? वो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। What are non-banking financial institutions? देखिए, as the name indicates, these are non-banking. ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर नहीं आता है। These institutions are registered under Companies Act. ये सबसे बड़ा फर्क है, ठीक है। और एक फर्क ये है दोस्तों, ये लोग डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट मतलब वो डिपॉजिट होता है दोस्तों, जब हम डिमांड करें, मतलब मैं अगर एक बैंक में जाके पैसे जमा किया मेरे सेविंग्स अकाउंट में, मैं जब भी चाहूं वो पैसे में निकाल सकता है ना, ATM के थ्रू, या बैंक में एक रिसिप्ट या चेक लिख के देने से मुझे वो पैसे मिल जाएगा। पर ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस तरह की डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये दूसरा फर्क है, ठीक है। बेसिकली ये नॉन, जितना बैंकिंग के पास पावर्स है वो इनके पास नहीं रहता है। तो इस तरह की NBFC है वो कवर्ड नहीं है। एंड जो फंड इन्वेस्टमेंट्स है, नॉर्मल जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होता है इन अदर फाइनेंस कंपनीज, ट्रस्ट वगैरह जो होता है वो भी कवर्ड नहीं है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इस तरह की स्टेटमेंट्स आ सकता है आपका एग्जामिनेशन में। एंड दे ओनली हैव सिक्योरिटी सब्जेक्ट टू लीगल प्रोसीजर्स। तो इनके पास क्या सिक्योरिटी है? इनके साथ जो लीगल प्रोसीजर्स के हिसाब से जितनी भी फैसिलिटीज है वो सब होगा हमारे लॉ के हिसाब से, और कुछ भी स्कीम्स होगा वो सब है। बेसिकली जो DIG डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, फंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ट्रस्ट के लिए अवेलेबल नहीं है, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों सम कॉमन क्वेश्चंस, इसका आंसर्स भी है। व्हाट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर कवर्ड? देखिए, सेविंग डिपॉजिट, ऑल डिपॉजिट सच एज फिक्स्ड डिपॉजिट, करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब एक इंडिविजुअल एक बैंक में जितने भी तरह का सेविंग्स करते हैं, जैसे कुछ लोगों का सेविंग्स अकाउंट होता है, कुछ लोगों का करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट मतलब क्या होता है दोस्तों? आपको डाउट होगा, करंट अकाउंट मतलब वो होता है दोस्तों जिसमें कई सारे ट्रांसैक्शन होते हैं एक ही दिन में। तो इस तरह के अकाउंट्स को करंट अकाउंट्स बोलते हैं। मतलब एक दिन में 4 बार पैसे निकालेंगे, 5 बार पैसे डालेंगे, इस तरह की जब बिजनेस अकाउंट्स वगैरह होते हैं, ये मैक्सिमम केसेस में करंट अकाउंट्स रहता है, तो वो भी कवर्ड है। रिकरिंग डिपॉजिट मतलब क्या है? हर महीने में ऐसे इंस्टॉलमेंट्स हम कभी डिपॉजिट क्रिएट करते हैं, 1000 रुपए का, 500 रुपए का, मतलब 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो इंटरेस्ट के साथ वो पैसे वापस मिल जाते हैं। ये भी डिपॉजिट जो है इस स्कीम के अंदर कवर्ड है। अब कौन सा नहीं है? फॉरेन गवर्नमेंट डिपॉजिट्स, फॉरेन गवर्नमेंट ने अगर कुछ डिपॉजिट किया, डिपॉजिट्स हेल्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन बैंक्स, कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं, वो कवर्ड नहीं है। इंटर बैंक डिपॉजिट्स, एक बैंक दूसरे बैंक में डिपॉजिट करते हैं, वो कवर्ड नहीं है। तो ये सब कवर्ड नहीं है, ये भी आपको ध्यान देना है, एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा, डू वी हैव टू पे एनी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन? ये तो मैंने आपको बता दिया था, जो प्रीमियम है वो बैंक पे करेगा, हमें पे नहीं करना है। देखिए एक डाटा इधर है, लास्ट ईयर अलोन बैंक गेव ₹70,000 करोड़ टू द कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को सारे बैंक्स ने मिलकर 17,000 करोड़ से पेमेंट दिया था।
और इफ एनी बैंक डिलेज द पेमेंट कॉर्पोरेशन विल चार्ज ए पेनाल्टी। अगर कोई बैंक प्रीमियम पेमेंट में डिले किया तो कॉर्पोरेशन जो है पेनाल्टी भी चार्ज करेगा, इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा उसका। एंड देखिए एक अच्छा सा सवाल है, इफ डिपॉजिट इज इन टू बैंक्स, मतलब अगर दो बैंक में मेरा डिपॉजिट है और मान लीजिए दोनों बैंक एक ही दिन इस तरह क्राइसिस में आ गया तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे? आप जैसे सोच रहे हो वैसे भी है दोस्तों, वैसे ही है। मतलब एज पर द लॉ पास नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू गेट अप ₹10 लाख, मतलब 5 लाख दोनों बैंक से आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसे होने का चांस कम है, फिर भी दोनों बैंक एक साथ में क्राइसिस में आ गया, मतलब दो बैंक में आपके ढेर सारे पैसे डिपॉजिट थे और दोनों बैंक क्राइसिस में आ गया तो आपको दोनों बैंक से 5 × 2 10 लाख मिल जाएगा। क्लियर? अब दोस्तों, कैन एनी बैंक विथड्रॉ फ्रॉम दिस स्कीम? आंसर इज नो। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सुपरविजन में जितने भी बैंक्स आता है वो सारे को मैंडेटरी मेंबरशिप लेना ही लेना है। ठीक है, अगला है व्हाट हैपेंस इफ द सेम बैंक हैज अ रीपेएबल लोन लायबिलिटी। इसका आंसर अब सबको मालूम होगा। देखिए अगर कोई बैंक में मेरा एक लोन है, मुझे पे करना है ऐसे लोन 3 लाख टू द बैंक और ये बैंक क्राइसिस में आ गया, तब मुझे क्या 5 लाख मिलेगा अगर मेरा डिपॉजिट है? ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। वो जो लोन अमाउंट है वो काट के जो बैलेंस अमाउंट है वही मिलेगा, यही बताया जा रहा है। If a bank imposes a moratorium or some other restriction, how many days will the investor get the money? देखिए दोस्तों, बेसिकली यही कह रहा है कितने दिन के अंदर आपको पैसे मिलेगा। ये बताया जा रहा है 90 डेज। ठीक है, 90 दिन के अंदर आपको पैसे देना है, चाहे कुछ भी रेगुलेशंस रेस्ट्रिक्शंस बैंक लगाया हो, 90 दिन के अंदर आपको पैसे देना है। हाउ मच कवरेज कैन एन इन्वेस्टर गेट इन ए बैंक? अब दोस्तों, कैन एनी बैंक विथड्रॉ फ्रॉम दिस स्कीम? आंसर इज ए बिग नो। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सुपरविजन में जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में वो सारे बैंक्स DICGC स्कीम में कवर्ड है। इन सबको मेंबरशिप लेना है, वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। राइट? अगला, व्हाट हैपेंस इफ द सेम बैंक हैज अ रीपेएबल लोन लायबिलिटी? देखिए दोस्तों, अगर आपका कोई लोन है, आपने ऑलरेडी लोन ले रखा है 3 लाख का एक बैंक से और वही बैंक में आपका दूसरा डिपॉजिट भी है और ये DICGC स्कीम के अंदर आपको कितने पैसे मिलेंगे? ऑब्वियसली बात है, आपको वो लोन के पैसा काट के जितना बचा हुआ है वही मिलेगा। ये क्लियर है? ठीक है। अब इफ ए बैंक इंपोजेस ए मोरेटोरियम और सम अदर रेस्ट्रिक्शंस, देखिए बैंक क्राइसिस में होने के बाद बैंक ये बोल रहा है अभी हम पैसे नहीं दे सकते, थोड़े दिन बाद ही दे सकते, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम है, तब कुछ प्रॉब्लम होगा आपको? नहीं। मैक्सिमम डेज एक इन्वेस्टर को वेट करने का है 90 दिन। द मोस्ट बेनिफिशियल एस्पेक्ट ऑफ द रिवर्स लॉ इज द रिक्वायरमेंट टू पे द इन्वेस्टर विद इन 90 डेज। 90 डेज मैक्सिमम है, 90 दिन के अंदर आपको पैसे मिल जाएंगे, चाहे कोई भी रेस्ट्रिक्शन हो बैंक की तरफ से। ठीक है। अब देखिए हाउ मच कवरेज कैन एन इन्वेस्टर गेट इन ए बैंक। देखिए अगर आपका 4 लाख है तो आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे, मतलब 4 लाख आपका डिपॉजिट, आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे। अगर आपका 6 लाख है तो आपको कितने मिलेंगे? तब भी 5 मिलेंगे, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। लिमिट इज ₹5 लाख पर बैंक। अगला सवाल है व्हाट इज द डिपॉजिट कवरेज इन केस ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सेम बैंक। मान लीजिए उसी बैंक का अलग अलग ब्रांच में आपका पैसा है, बेसिकली एक ही बैंक का एक ब्रांच में 10 लाख है, दूसरे ब्रांच में 10 लाख है, तो टोटल हो गया 20 लाख। तब आपको कितना मिलेगा? आपको केवल 5 लाख ही मिलेगा, मतलब एक ही नाम के ऊपर आपको 5 लाख ही मिलेगा। पर देखिए व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ द फ्रेज इन द सेम पावर एंड इन द सेम कैपेसिटी। एक्चुअली ये लॉ में ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए एक आदमी के पास 3 अकाउंट है इस बैंक में और ये तीनों अकाउंट, इसमें जो अकाउंट नेम है वो अलग अलग है। मेरा कहने का मतलब है मान लीजिए राम, इसका एक इंडिविजुअल अकाउंट है, इसमें 5 लाख पड़ा हुआ है, और दूसरा अकाउंट है राम एंड इसकी वाइफ का जॉइंट अकाउंट है, इसमें भी 5 लाख पड़ा हुआ है, और तीसरा एक अकाउंट है राम का एक बिजनेस एंटिटी है, मान लीजिए राम स्वीट्स करके कंपनी है, ठीक है, राम स्वीट्स, इसका ना ये कंपनी के नाम पे भी 5 लाख पड़ा हुआ है। अब इसको कितना मिलेगा? राम को कितने पैसे मिलेंगे? देखिए एज पर द लॉ राम इज लायबल टू गेट 15 लाख। एक राम का मिलेगा, राम एंड वाइफ का जॉइंट अकाउंट का मिलेगा, एंड राम स्वीट्स का भी मिलेगा। यही लिखा है इफ देयर इज एन इन्वेस्टमेंट इन द नेम ऑफ हिज प्रोप्राइटरी इंस्टीट्यूशन इट इज आल्सो लीगली गारंटीड। तो स्मार्ट लोग जो है इसी तरह पैसे डालेंगे। समझ गए ना आप? तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।